जब से आए हैं उसके बाद पहली मर्तबा मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही है मैं पूरी तरह से उसकी तारीफ करता हूँ कि जो बातें आज डॉक्टर साहब ने आपको बताई है वो मैं समझता हूँ कि इस हॉल में बैठे हर नौजवान के दिल में वही बातें थी। हम भी कुछ उसी तरह से सोच रहे थे। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र में जो एक मुकाम मिला, तो आप जैसे नौजवानों की मोहब्बत और इज्जत, असद साहब के लिए, अकबर साहब के लिए आप लोगों की जो बेपनाह मोहब्बत है, उसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में मजलिस इतनी ताकतवर हो गई है। ये एक अलग बात है कि हमने जितनी उम्मीदें की थी कि हमें इतने सीटें मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं जब बाद में नतीजे आए और उसके बाद हमने एक सीट के ऊपर जायजा लिया और पता करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि हम इतनी जहां जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे वहां पर हम क्यों नहीं जीत पाए। एक अच्छी बात हमको जो लगी है वो ये है कि हम आंकड़ों के हिसाब से हम हारे हैं कि हमें सीटें कम मिली है, लेकिन मजलिस को चाहने वालों का तादाद अगर देखी जाए तो बेइंतहा उसके अंदर इजाफा हुआ है। और वही एक ऐसी बात है जो एक उम्मीद पैदा करता है, एक यकीन पैदा करता है। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, कई बार हम जीतेंगे, कई बार किसी न किसी वजह से हम पीछे हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी की जिंदगी के अंदर एक इलेक्शन का नतीजा और पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई है या बहुत पीछे हो गई है। कि ऐसा सोचना मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी और सिर्फ हमने ही नहीं लगाई थी, सारे मुल्क ने लगाया था कि हम औरंगाबाद की सीटें तो हम जीतेंगे ही, क्योंकि औरंगाबाद में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब पिछले 5 सालों से जिस तरह की मेहनत कर रहे थे, मैं नहीं समझता हूं कि मजलिस का कोई भी उम्मीदवार ये दावा कर सकता है कि मैंने गफ्फार कादरी साहब से ज्यादा मेहनत की है। लेकिन उनके इस जज्बे को भी हम सलाम करते हैं कि इस बार भी नतीजे जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आए। उसके बावजूद भी दूसरे ही दिन से गफ्फार कादरी साहब दोबारा सड़क के ऊपर निकल आए और लोगों को नासिर सिद्दीकी साहब हो, डॉक्टर साहब हो, ये जब लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम हारे हैं, उसके बावजूद भी हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, तो हर रोज ऐसे कितने लोग इन्हें मिलते हैं, फूट फूट कर रोते हैं और कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हाँ कुछ गलतियां हमसे भी हुई है। लोग जीत कर नहीं जाते हैं, ये हार कर लोगों के बीच में जा रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या बात है। और यही इस बात की गवाही है कि इंशाअल्लाह लोगों को एहसास हो रहा है। अभी शेख अहमद साहब ने अपनी तकरीर के अंदर बताया कि हमने मेहनत की है, कहीं कुछ कमियां रह गई है तो हमारे में रही है या आपके अंदर रही है। मैं महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से जो नतीजे आए हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक महाराष्ट्र की जिम्मेदारी जब असद साहब ने मुझे दी थी तो यकीनन बहुत सारी उम्मीदों के साथ दी थी, और ये मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है कि कितनी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने शिद्दत के साथ मेहनत की थी। मैं अभी नतीजे जो कमेंट्स आप लोगों के पढ़ रहा था उसमें कुछ लोगों ने ये कमेंट करे कि इम्तियाज भाई ईस्ट में नजर नहीं आए,
इम्तियाज भाई औरंगाबाद में सेंट्रल में ज़्यादा नज़र नहीं आए। मैं महाराष्ट्र की जब जिम्मेदारी असद साहब मुझे दे रहे थे तो मैं किसी भी तरह से ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं था। असद साहब पिछले कई महीनों से मुझसे कहते थे कि तुम ये जिम्मेदारी संभालो, और मैं ये कहता था कि अगर असद साहब मैं अपने ही गढ़ को अगर कमज़ोर कर दूँ और महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए चलूँ तो कहीं ना कहीं वो गढ़ भी कमज़ोर हो जाएगा और मेरा शहर भी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जब लोकसभा का नतीजा आया, लोकसभा के रिजल्ट्स आए, तो हम लोकसभा के अंदर बैठे थे और उसी दिन असद साहब ने कहा कि आज ये फैसला कर लेते हैं। और उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं नहीं ये जिम्मेदारी लूंगा तो फिर आखिर कौन लेगा, क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर भले ही एक औरंगाबाद से MP चुनकर आया है, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान एक उम्मीद की नजर से मेरी तरफ देखते हैं। महाराष्ट्र का ऐसा कोई शहर नहीं है कि जहां से लोग अपनी तकलीफों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर या वो मेरे पास आते नहीं है या मुझसे फोन पर बात नहीं करते हैं। कुछ लोगों की ये शिकायत है कि मैं फोन नहीं उठाता हूं। जिस किसी साहब ने ये कहा है, मैं उनसे कहूंगा कि मेरा फोन 3 घंटे के लिए अपने पास रख ले। 3 घंटे के बाद आप खुद फोन लाकर मुझे दे देंगे वापस कि नहीं, हम नहीं संभाल सकते हैं। मैं असद साहब को कई मरतबा फोन करता हूं और असद साहब फोन नहीं उठाते हैं, तो मैं कभी इस बात का ये नहीं करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं एक शहर का एक खासदार हूं, मजलिस का ही खासदार हूं, लेकिन मैं कभी भी ये नाराजगी जाहिर नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा कायद सिर्फ औरंगाबाद का कायद नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कायद है और पूरा हिंदुस्तान। कई लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, और इसमें भी कुछ लड़कों ने कमेंट्स किए हैं, इम्तियाज जलील मगरूर हो गए हैं, बहुत गुरूर आ गया है। ये मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है। आप लोग सब मेरे छोटे भाई हैं। मैं एक बात पूरी ईमानदारी और पूरे दिल के साथ कहना चाहता हूँ, जिस दिन इम्तियाज जलील के अंदर गुरूर आ जाएगा, जिस दिन इम्तियाज जलील घमंडी हो जाएगा, उस दिन से इम्तियाज जलील का ज़वाल शुरू हो जाएगा। मैं कभी ये सोच नहीं सकता हूँ कि मैं अपने आप में कभी घमंडी हो सकता हूँ, क्योंकि दुनिया की अगर कोई दौलत अगर खर्च कर ले, करोड़ों रुपया की अगर खर्च कर ले, तो ये मोहब्बत, ये खुलूस, ये प्यार, ये इज्जत, ये मुझे मालूम है ये पैसों से नहीं खरीदी जाती है। ये दिल का रिश्ता हमने आपके साथ जोड़ा है और आपने हमारे साथ जोड़ा है। ये बात सही है कि इलेक्शन के वक्त में बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन का फायदा उठाते हुए हमारे कनपट्टी पर बंदूक रखी और कहा कि ये गली बना दो, किसी ने कहा ये ड्रेनेज का काम करना था, ये काम नहीं किए, किसी ने कहा कि यहाँ पर मजलिस ने नहीं आना चाहिए, नो एंट्री है मजलिस को, किसी ने वीडियो बनाया और उस वीडियो को बनाकर रिलीज किया गया। ये सब हरकतें हमने देखी है, लेकिन आप खुद इस बात का एहसास लगाइए कि जिन इलाकों के अंदर ऐसी बातें सामने आई है, आज औरंगाबाद के ऐसे कई इलाके हैं कि जहां पर हमारे कॉर्पोरेटर्स नहीं है। आप चाहे तो मेरे ऑफिस से डिटेल निकाल सकते हैं या RTI के अंदर डॉक्यूमेंट डाल के आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि मेरा फंड अगर मैंने इस्तेमाल किया है या सरकार की तरफ से हमने जितना भी पैसा लेकर आया है तो वो कहाँ खर्च हुआ है, वो किन इलाकों के अंदर खर्च हुआ है, ये एक एक बात की जानकारी। लेकिन इलेक्शन के वक्त और एक MLA का इलेक्शन जब आता है और किसी मोहल्ले की, किसी गली की ड्रेनेज की लाइन नहीं बनी है या किसी गली के रोड का काम नहीं हुआ है, इसी वजह से अब हम मजलिस के कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखेंगे और वो बंदूक चलाएंगे। जिस दिन हमारे पास ये शऊर आ जाएगा कि एक कॉर्पोरेटर का काम क्या होता है, एक MLA का काम क्या होता है और एक MP का काम क्या होता है। हमारी ख्वाहिश यही थी कि हम MLA ज्यादा से ज्यादा विधानसभा के अंदर भी जाए। मैं MLA बना था, इस वजह से मैंने काम कर पाया। आज हम हमारा MLA अगर बनाकर भेजते तो यकीनन बहुत बड़ी ताकत हमारी होती, हमारी आवाज होती महाराष्ट्र की।
मालूम है कि कई कॉर्पोरेटर्स कोशिश करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी कोशिश करती है, लेकिन महानगर पालिका की हालत कैसी है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद भी कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर बहुत अच्छे काम हुए हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काम नहीं हुए हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां कॉर्पोरेटर से लोग खुश है, कहीं जगह के ऊपर खुश नहीं है। ये सब सच्चाई है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि किसी एक की गलती आप किसी दूसरे के ऊपर फोड़े? क्या ये सही बात है कि हम एमएलए के इलेक्शन के अंदर ये सौदा करें कि नहीं, कॉर्पोरेटर ने इस वक्त काम नहीं किया तो मैं एमएलए चुनकर नहीं लेकर आऊंगा? दोस्तों, आप इम्तियाज जलील को पिछले 5 साल से जानते हैं। जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं वो लोग खुद कहते हैं कि हम पिछले कुछ महीनों के अंदर तुम्हारे अंदर एक बदलाव देख रहे हैं। वो क्यों बदलाव आया है? क्या मैंने 5 साल के अंदर कभी किसी को गाली दिया है? क्या मैंने किसी को थप्पड़ भी मारा है? नहीं। लेकिन आज मैं खुद लड़ने के लिए मैदान में उतरता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी इस बात का गुस्सा है। इलेक्शन के दिन जो हुआ आप लोग भी जानते हैं, आपने सबने देखा है, सुना है, आज भी उसका वीडियो चलता है। मैं उस दिन मैदान में उस वक्त इसलिए उतरा कि चाहे वो आदिम पठान हो या कोई भी हो, अगर मेरे कार्यकर्ता के ऊपर हाथ आएगा तो मैं मैदान में उतरकर उसकी हिफाजत करूंगा। उसके बाद बहुत सारे मेरे बहादुरों ने कहा कि आप क्यों गए थे, हमको बोलना चाहिए था, हम जाते थे। लेकिन मुझे 5 सालों के अंदर ये बात का पता चला है कि मेरे अंदर भी बोलने वाले बहुत है, काम करने वाले थोड़े कम है। इसीलिए मजबूरन मुझे उतरना पड़ा। मैंने कोई शौक से नहीं किया था। उसके बाद औरंगाबाद शहर के तमाम उलमाए किराम मेरे पीछे लग गए और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, अब ये नतीजे आ गए हैं, अब ये बात खत्म होनी चाहिए, आप गले मिल लीजिएगा वरना नुकसान होगा कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, मजलिस को नुकसान होगा। मैं उनसे एक बात कही कि अगर आप हुक्म देंगे तो मजलिस औरंगाबाद में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ेगी। हम आपका इतना एहतराम करते हैं, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं कि अगर आप कहेंगे कि नहीं लड़ना है तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन 1-2 कॉर्पोरेटर्स, 5 कॉर्पोरेटर्स, 10 कॉर्पोरेटर्स या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। एक आमदार चुनकर आना कितनी मायने रखता है ये मैं जानता हूं। अगर उसका हिसाब हम इस बात से लगाएंगे कि हमें कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में नुकसान होगा तो हम ये बात कहना चाहेंगे कि आप कॉर्पोरेटर्स की तुलना एक आमदार से नहीं। आज मुझे मालूम है कि अगर गफ्फार कादरी अगर विधानसभा के अंदर पहुंचते तो विधानसभा के अंदर मजलिस की एक बहुत बुलंद आवाज वहां पर पहुंचती थी। अगर नासिर सिद्दीकी साहब वहां पर पहुंचते तो नासिर को मैंने खुद ने 5 सालों के अंदर देखा है, परखा है। मुझे मालूम है कि नासिर का फैसला जो भी लिया गया था पार्टी की तरफ से, वो फैसले के हिसाब से हम सबको चलना था। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ मेहनत की थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम कई मर्तबा कोशिश किए प्रोग्राम करने की, वो प्रोग्राम नहीं होता है, हमें हमारे पार्टी के पदाधिकारी टाइम नहीं देते हैं, बराबर से मिलते नहीं है। ठीक है, मैं खुद मानता हूं कई जगह के ऊपर हमारी भी गलतियां हैं, मेरी खुद की भी गलतियां हैं, लेकिन इंसान ठोकर खाने के बाद भी समझता है और हमने बहुत बड़ी ठोकर खाई, बहुत बड़ी हमें ठोकर लगी है। मैं कल जब असद साहब के साथ मैं डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, वारिस पठान साहब बैठे हुए थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर साहब इसके गवाह है कि असद साहब का सिर्फ आंसू निकलना बाकी रह गया था जब वो हमसे बात कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि नतीजे आने के बाद मैं 5 दिनों तक लगातार सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं 5 दिनों तक खाना नहीं खा रहा था, सिर्फ रात में दूध पीकर सो रहा था। तो मुझे अकबर अवैसी ने फोन करके कई मर्तबा कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा दुख अगर है किसी बात का तो हम औरंगाबाद की सीट क्यों नहीं निकाल पाए हैं, इस बात का दुख है। उन्हें दुख है तो उन्होंने कहा कि मुझे वारिस पठान से एक मोहब्बत है, वारिस पठान के लिए मैंने इतनी दुआएं किया था कि वारिस पठान की सीट निकल जाए, लेकिन वारिस पठान की भी नहीं निकली।
औरंगाबाद की सीटों के लिए हमने भी बहुत मेहनत की, आप लोगों ने मेहनत की, हमने दुआएं की, लेकिन फिर एक मर्तबा डॉक्टर साहब चूक गए, नासिर साहब चूक गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि नतीजे कुछ भी आए हैं, हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी एक बात दोहरा रहे हैं, मेहनत करना हमारे हाथ में है, नतीजा हम ऊपर वाले के ऊपर छोड़े हैं। और जैसा किसी ने बताया है कि इस हार के अंदर हो सकता है अल्लाह की कुछ मसलहत हो कि आने वाले वक्त के अंदर कुछ और बेहतर होने वाला है, कुछ और अच्छा होने वाला है, इसीलिए ये नतीजे आए हैं और हम कबूल करते हैं। और यकीनन इसके ऊपर हम बहुत संजीदगी के साथ कि कहां पर हमारी कमियां हुई है, कहां पर हमारी कमजोरियां हुई है, उसके ऊपर हम पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। लेकिन अगर किसी नौजवान के अंदर ये बात अगर अब भी अगर है तो एक बात समझ लेना कि इम्तियाज जलील अपनी सीट छोड़ सकता है, लेकिन कभी गुरूर उसके अंदर आएगा नहीं। दोस्तों, हाँ, मेरे अंदर एक बदलाव जरूर आया है जब मैं देखता हूं कि क्या वजह है कि हमारे ही कौम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें ही गिराने के पीछे पड़े हुए हैं। ये सीटें अगर हम हारे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होना चाहिए, ये सीटें हारने की वजह यही है कि कहीं मंजूरपुरे के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है, कहीं कटकट गेट के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है। मैं आज कई लोगों से बात करता हूं और लोग कहते हैं कि नहीं, हमने वोट नहीं दिए। हमने वोट इसलिए नहीं दिए कि हमें मालूम था कि इतने सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पर वोटों का तकसीम होने वाला है, बंटवारा होने वाला है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों जाना, लाइन में खड़े रहना और वोट देना। हमें ये बात को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि आज 4 महीने पहले जब लोकसभा का इलेक्शन आया तो हम कैसे ये इलेक्शन जीत गए, जब सारी दुनिया, सारा मुल्क ये समझता था कि ये सीट हम जीत नहीं सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है, हर कोई ये सोचता था। लेकिन मेरे औरंगाबाद के नौजवानों के अंदर एक जज्बा था कि हम जीतेंगे या हारेंगे, हमारा वोट सिर्फ इम्तियाज जलील को हम डालेंगे, तब जाकर ये जीत हमारी नसीब। लेकिन आज डॉक्टर साहब ने जो बताया है ये बिल्कुल सही बात है। हमें भी मालूम है कि किन किन लोगों ने काम किया है, किन किन लोगों ने काम नहीं किया है। एक बात अच्छी तरह से वो तमाम लोगों ने समझ लेना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने मजलिस को धोखा दिया है वो मजलिस के साथ यकीनन खड़े नहीं रहेंगे और हम उन्हें खड़े रहने नहीं देंगे। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पदाधिकारी हो। मैंने कॉर्पोरेटर्स की मीटिंग के अंदर ये ऐलान किया था कि जिस किसी कॉर्पोरेटर के वार्ड से अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो इलेक्शन के बाद उन्होंने अपनी पार्टी चुन लेना चाहिए, क्योंकि मजलिस के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि लोगों ने आपको चुनकर दिया है तो यही लोगों की उम्मीदों के ऊपर आप चुनकर आए हैं। मैं अगर चुनकर आया हूं तो मुझे लोगों ने चुनकर दिया है, यकीन और एक भरोसे के साथ दिया है। लेकिन हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं एक इख्तिलाफ पैदा करो और इख्तिलाफ पैदा करके नहीं, इनकी इनके साथ नहीं जमती है, उनकी उनके साथ नहीं जमती है, ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। लोग कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कई लोग आते हैं, डॉक्टर साहब के पास कुछ कहते हैं, मेरे पास कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी नजरों के अंदर जो मजलिस का है वो मेरा है और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब मजलिस के हैं तो वो मेरे हैं। जो कॉर्पोरेटर्स हैं उन्हें ये बात समझ लेना चाहिए कि तमाम लोग जो चुनकर आए हैं वो सिर्फ मजलिस की वजह से आए हैं। ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो मजलिस के लिए बेलौस तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे तो घबराहट इस बात की होती है कि उसके अंदर जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करे हैं उसमें कईयों ने ऐसा कमेंट करे हैं कि टिकट मुझे दे देना, किसी ने कहा टिकट इसको देना। भाई, हमने ये कमेंट टिकट के लिए नहीं मंगाए थे। अब टिकट का जो भी होगा, डॉक्टर साहब, जैसे आप लोगों को बता दूं, इंशाअल्लाह मजलिस की एक बहुत अहम जिम्मेदारी इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब बहुत जल्द संभालने वाले हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अभी कॉर्पोरेशन का जब इलेक्शन आएगा तो आम खास मैदान बुक करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि जैसा असद भाई ने बताया था कि मैं 5 दिनों तक
मैं सोया नहीं था। कुछ वैसे ही फितरत, कुछ वैसे ही हालत मेरी भी थी कि मुझे भी ये एहसास होता था कि इतने अच्छे तरीके से हमने इलेक्शन लड़े थे। ये अलग बात है कि 44 सीटें हमने लड़े थे। वो 44 सीटों के ऊपर ऐसा नहीं था कि हम पूरे के पूरे 44 सीटें हम जीतने के लिए लड़े थे। जैसा कामठी का, नागपुर का इलेक्शन हम जानते थे कि हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हमको लड़ाना इसलिए जरूरी था कि 6 महीने के बाद कामठी का नगर परिषद का इलेक्शन है। वहां पर हमने बहुत अच्छे नतीजे लेकर आए। पार्टी को जिंदा रखने के लिए, पार्टी के यूनिट को बरकरार रखने के लिए हमको वहां पर वो काम करना जरूरी था। हमको यकीन है कि नागपुर के अंदर जो इलेक्शन के नतीजे हमको नहीं मिले हैं, लेकिन 6 महीने के बाद जो नतीजे आएंगे नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के इलेक्शन के अंदर, तो यकीनन उसका फायदा हमें इस बात से होगा कि हमने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और हमें मालूम है कि कितने वोट हमने वहां पर लिए थे। तो बहुत सारी बातें हमने सोच कर किए हैं। बहुत सारी जगह के ऊपर यह आ रहा है कि इम्तियाज जलील ने टिकटों के अंदर धंधा किया है, व्यापार किया है, ये टिकट बेचे गए हैं, ये भी आपने सुना है, ये भी वीडियो देखे हैं। कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो इलेक्शन टिकट बांटने तक हमारे थे कि हमको टिकट दो, हमको टिकट दो। टिकट मिला नहीं, किसी और को चले गया तो इन्होंने धंधा कर दिए, इन्होंने टिकट बेच दिए। मजलिस खराब है, असद साहब ऐसे है, इम्तियाज जलील साहब ऐसे है। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, हमने जब 2-3 मरतबा हमारे को झटके लगे तो हाँ, हमने जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस मीटिंग के अंदर ही, उसमें शेख अहमद साहब बैठे रहते थे, उसमें प्रभाकर पांडे साहब बैठे रहते थे, उसमें अकील मुजावर साहब जो हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष ये भी बैठे रहते थे। जब कैंडिडेट से पूछा जाता था कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हाँ लड़ रहे हैं, आपकी तैयारी क्या है, तो पूरी तैयारी है। कितने वोट है, तो पता नहीं है कितने वोट है। कितना मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज है, तो पता नहीं है। दलितों का कितना है, तो पता नहीं है। दूसरी जाति का कितना है, तो नहीं है। लेकिन लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? लड़ना है। तो जब बहस में तैयारी की अगर लड़ना है, तो हम भी उनसे सवाल करते थे, कुछ खर्चा करोगे? तो हाँ करेंगे। लेकिन उससे देखकर ये बात समझ में आती थी कि ये 20 लाख रुपए खर्चा नहीं कर सकता है, 25 लाख नहीं कर सकता है, और अगर ये बोल रहा है कि मैं 2 करोड़ रुपए खर्चा करूंगा, तो हम भी कहते थे हाँ करिए आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50 लाख रुपए आप हमारी कमेटी के पास डिपॉजिट करिए। जिस दिन विड्रॉल की डेट खत्म हो जाएगी उस दिन आके हमारे पास से 50 लाख लेके जाइए। अगर हम ये हर कैंडिडेट के साथ करते तो शायद जो झटका मुझे नीरज के अंदर मिला, ऐसे ऐसे लोग आए थे टिकट मांगने के लिए, एक मुसलमान खातून के लिए टिकट मांगने के लिए आए थे। बुर्कापोश और खातून जब मेरे पास आई तो उनके साथ बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे और उन्होंने ये समझाया कि नहीं हमको ये इलेक्शन लड़ना है, हमारी ऐसी तैयारी है, वैसी तैयारी है। हमने टिकट दिया इस यकीन के ऊपर कि इतने सारे मोतबर लोग हैं, हमने टिकट दिया। वो मोहतरमा का 2:30 बजे विड्रॉल की डेट के दिन मुझे फोन आता है और वो कहती है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? तो हमारी तैयारी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसा इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे को बाद में परेशानी होगी। तो मैं उनसे कहता था कि खाला 3 दिन पहले आपने जब टिकट लेके गए थे तो आपके तेवर तो बहुत अलग थे, आपकी तो पूरी तैयारी थी, हर लिहाज से आपकी तैयारी थी, आप इलेक्शन लड़ने के लिए हर तरह से तैयार थे। आधा घंटा बचा हुआ है विड्रॉल के लिए और आप अचानक 2:30 बजे। मैंने गिड़गिड़ा कर कहा कि मैं पूरी मदद करूंगा आपको, मैं संभाल लूंगा, मैं असद साहब की सभा लूंगा वहां पर, लेकिन मेहरबानी करके वो सीट हमारी जीतने लायक सीट है, मत आप विड्रॉ करिए। लेकिन कुछ नहीं सुना गया। 3:05 बचे हुए थे और वो जाकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लेती है। कम से कम हम ऐसे कैंडिडेट्स का पैसा डिपॉजिट करके हमारे पास रखे होते तो उन्हें इस बात का खौफ सताता था कि चलिए ये पैसा मेरा अटका हुआ, मैं इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन धंधा कर लिए, पार्टी का धंधा कर लिए और निकल गए। मुमरा के अंदर क्या हुआ? यही बात हुई। हमको भी कई बातों का सीखने का एक मौका मिला है, हम भी सीख रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं। आज हमें भी एहसास है कि बहुत सारी चीजों के अंदर हमें बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन
इस तरह के इल्जाम लगा देने का, वीडियो बना देने का कि यहां पर काम नहीं हुआ, वहां पर काम नहीं हुआ। जिन लोगों ने मुझे आने के लिए मना किया था, अब क्या अगले 5 साल तक वो मुझे बुलाने की ये करेंगे कि मैंने आना उस इलाके के अंदर, जिस इलाके के अंदर तुम लोगों ने ये शरारत की है। अगर आप मुझसे कहते कि हाँ एक ड्रेनेज का काम है, एक गली का काम है, हम करेंगे। मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं सईदा कॉलोनी बेरीबाग के अंदर जाइए आप, बेरीबाग की गलियों के अंदर मैं किसी एक गली का काम करता हूं तो मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करता हूं। मैं वहां के बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा करता हूं और उनको कहता हूं कि आप लोग तय करिएगा कि कौन सी गली का काम लेने का है। जो मस्जिद की तरफ जाने वाला रास्ता होता है, बुजुर्ग कहते हैं कि साहब ये गली बना दीजिएगा, हम वो गली बना देते हैं। दूसरे दिन है तो दूसरे गली के पूरे लोग आके इकट्ठा ऑफिस के ऊपर, वहां का काम शुरू क्यों किया, हमारा पास काम क्यों नहीं शुरू किया। अब ये काम कितने सालों से पेंडिंग है, कई सालों से पेंडिंग है। मिसरवाड़ी गरीब इलाका है, आप पूछिए जमीर साहब बैठे हुए हैं कि कितने काम वहां पर हुए हैं, कई गलियों के काम हुए हैं वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी लोग एक गली का, साहब मेरी गली छूट गई है, मैंने आपके लिए काम किया, बहुत काम किया, आप मेरी गली क्यों नहीं बना रहे। अब मेरे पास क्या जवाब देना। ये सब चीजें हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे। सिर्फ हमारा ये है कि एक कॉर्पोरेटर के साथ, एक खासदार के साथ अगर 2 आमदार भी अगर हमारे होते तो औरंगाबाद में हम कैसा काम करते, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां पर भी हमको घूमना चाहिए था, हम गए, जहां जहां पे जाने का था हम सभाएं लिए, हमने सब ये किए। अब हमको अगला मिशन जो है वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन का है और मुझे इस बात की खुशी है कि नतीजे हमारे नहीं मिले हैं, लेकिन इंशाल्लाह हो सकता है कि ये नतीजों से हमारे अंदर एक ऐसा जोश और जज्बा पैदा हो कि 6 महीने के बाद इंशाल्लाह हमारा झंडा हम महानगर पालिका के ऊपर लहरा सकें। ये हमारा मिशन होना चाहिए और इसके लिए बहुत सारी बातों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले हमारे जिला सदर साहब, शहर सदर साहब, समीर साहब, अगर औरंगाबाद के अंदर वुमेन्स विंग की अगर तैयार कर ली जाए तो मेरे हिसाब से महिलाओं की अगर विंग हम लोग तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आज प्रभाग सिस्टम के अंदर बहुत सारे लेडीज भी आज हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर जाने वाली है, तो महिलाओं का अगर विंग अगर हम तैयार करते हैं तो यकीनन उसका एक फायदा हमको मिल सकता है। दूसरा ये है कि कुछ दिनों के बाद बाबरी मस्जिद का नतीजा आने वाला है और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कोई सियासी तौर के ऊपर इसका कोई फैसला नहीं करते कि अगर फैसला दुआ करिएगा इंशाल्लाह हमारे हक में आए। जो भी होगा हमने ये तय किया है पार्टी की तरफ से कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है, जैसे मालूम है कि ये केस क्या है, फैसला आने के बाद जो फैसला वो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फैसला आ गया और अचानक सोशल मीडिया के ऊपर या हम लोग उसका एहतजाज करने के लिए फौरन सड़कों के ऊपर निकल आए। देखिए, इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। बड़े लेवल के ऊपर पूरे मुल्क भर में ये फैसले के लिए तैयारियां की जा रही है कि अगर फैसला आया तो क्या होगा। मैंने अपने तौर पे आप लोगों की तरफ से मैंने यहाँ के प्रशासन को एक यकीन दिलाया है और वो यकीन इस बात के ऊपर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके ताल्लुक से जो भी फैसला करेगी हम उसके ऊपर अमल करेंगे। लेकिन एक यकीन मैंने ये दिलाया है कि इंशाल्लाह इस शहर को हम दोबारा जलने नहीं देंगे, इस शहर के अंदर हम अमल बरकरार रखेंगे और मजलिस भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके ताल्लुक से जो भी फैसला करेगी हम उसको मानेंगे, कबूल करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से
सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखने के लिए बहुत सारी टीम्स तैयार किए गए हैं। जाने अनजाने में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई पोस्ट आ जाए और वो पोस्ट है तो हमने फॉरवर्ड कर दे और उसी के नतीजे के अंदर फिर उनके रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए। ये मुल्क भर के अंदर ये पूरी तैयारियां हो रही है। आप लोगों ने पूरी यकीन और जिम्मेदारी के साथ हम लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाया है, ये ओहदा आपने दिया है। हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर पूरा यकीन रखिएगा। इतने सालों की मेहनत इंशाअल्लाह हमारी सबकी दुआएं साथ रही तो यकीनन बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे ही हक में आएगा इंशाअल्लाह। दूसरा ये है कि अभी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। वो रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से हमने कभी ये सोचा नहीं था कि मतलब ये भी एक ऐसा इलेक्शन होता है जहां से आमदार तैयार किए जाते हैं। कई आमदार ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट्स के ऊपर चुनकर आते हैं। हमने हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और जब हमारी टीम जाती है कि आपका सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सर्टिफिकेट कहाँ पड़ा हुआ है वो देखना पड़ेगा। यही जवाब मिलता है। मेरा खुद का भी यही हाल था कि आखिर मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है, मुझे भी सोचना पड़ रहा था। लेकिन ये भी एक बहुत अहम काम है। आप लोगों से गुजारिश है कि वो रजिस्ट्रेशन आप पूरी तरह से उसके अंदर ताउन करें। और जैसा डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि औरंगाबाद शहर को तरक्की के रास्ते पर हमें ले जाना है, वो तरक्की का रास्ता उसी वक्त आएगा जब ये शहर के अंदर से नशे का कारोबार पूरी तरह से बंद होगा। 2 नंबर के धंधे बंद होंगे, नशे का कारोबार बंद होगा। और अगर आप ये समझेंगे कि नहीं हमने तो इम्तियाज जलील को खासदार बनाया है, डॉक्टर साहब को वोट दिया है और सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी है, तो ये मुमकिन नहीं होगा। ये मुमकिन उसी वक्त होगा जब साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना है। ये शहर को अच्छा बनाने के लिए, ये शहर को कचरे से मुक्त करने के लिए हम अभी बहुत सारे काम आगे अंजाम देने वाले हैं। आप लोगों से सिर्फ इतनी ही इल्तिजा है कि आप लोग मजलिस के लिए जो मोहब्बत, जो आप लोगों का जोश, जो जज्बा और जो जुनून है, नतीजे के दिन मुझे भी मालूम है कि कई सारे नौजवान मुझसे भी मिले थे और फूट फूट कर रो रहे थे। मुझे भी ये यकीन नहीं था कि उस दिन सारा दिन मुझे घर पर बैठना पड़ेगा। मैंने भी ये तैयारी किया था कि सबसे पहले N12 के बूथ पर जाऊंगा क्योंकि गफ्फार कादरी साहब का बूथ वहीं पर था। तो सोचा था कि वहां पर जाके पहले जश्न करेंगे और फिर दोबारा आएंगे नासिर भाई का जुलूस लेकर कटकट गेट के ऊपर। लेकिन ये ख्वाब हमारा चिकनाचूर हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों की मोहब्बत अगर ऐसे ही रही तो एक बार हम हारे हैं, इंशाल्लाह अगली बार जरूर हम जीतेंगे। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आपका साथ, आपका यकीन, आपका भरोसा हमारे साथ रखिए। ये जो यूथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, ये पूरी टीम को, असरार को, सिराज को और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।